गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस। दोस्तों, आज ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये स्पेशली मेरे एक मरीज की रिक्वेस्ट पे है जो कि इस घातक बीमारी से सक्सेसफुली ट्रीट हुआ, जिंदा बचा, और उसी ने रिक्वेस्ट किया कि सर इस टॉपिक के ऊपर आप अपना ये प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे होती है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे हम सक्सेसफुली पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। सो माई सेल्फ डॉक्टर पुनीत पुरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। सो वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट व्हेन द पेनक्रियाटाइटिस हैज़ अंडरगॉन नेक्रोसिस। जब पेनक्रियास सड़ गया है और उस सड़े हुए पेनक्रियास के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है। तो भैया ऐसा है, जब पेनक्रियाटाइटिस होता है तो उसके 4th-5th डे तक तो नेक्रोसिस का पता ही नहीं लगता, चाहे आप सीटी एमआर कुछ भी करवा लें। तो 5वें दिन मान लीजिए किसी ने सीटी स्कैन कराया, उसमें पता लग गया कि पेनक्रियास या उसके अगल बगल सड़न पैदा हो गई है, टिश्यूज़ जो हैं गल गए हैं। तो ये एक वरीसम चीज़ है। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आप सुन चुके हैं कि ये सिर्फ सड़न पेनक्रियास के अगल बगल या पेनक्रियास में नहीं है, इसका दुष्प्रभाव तो शरीर के सारे अंगों पे पड़ रहा है। किस कदर तक पड़ेगा इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती। सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, किडनी अफेक्ट हो सकती है। तो कुल मिला के ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है विद मल्टी ऑर्गन सपोर्ट। तो अब जब हम जानते ही हैं कि सीटी स्कैन के अंदर कोई चीज़ सड़ी हुई पड़ी है तो क्यों ना हम इसको हटा दें, पर ये इतना सरल नहीं है। पेनक्रियास की जो सड़न है, गलन है, उसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोला जाता है इन्फेक्टेड नेक्रोसिस। इस नेक्रोसिस को ऑपरेशन के द्वारा 4 हफ्ते से पहले तो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। कितनी कष्टदायक बात है कि आज ऑनसेट है और आज से ऑलमोस्ट 4 हफ्ते बाद तक हम इस नेक्रोसिस को सर्जिकली नहीं हटा सकते। तो आम भाषा में अगर बात करें तो ये जो नेक्रोसिस है ये एक तरह की दलदल जैसी है। आप समझ सकते हैं, दलदल कीचड़ जैसी। इसमें थोड़ा कंटेंट लिक्विड भी होगा, तरल, कुछ गाढ़ा भी होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी पेनक्रियाटाइटिस को मैनेजमेंट को लेके, तो बीच में अब क्या करते हैं कि सीटी की मदद से या अल्ट्रासाउंड की मदद से उस नेक्रोसिस के अंदर ट्यूब्स डाल देते हैं। पेट में से हल्का सा सुराख बना के ट्यूब डाल दी। ट्यूब क्या करेगी, वो जितना लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड पतला, वो तो बहा देगी, लेकिन जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको वो नहीं बहा सकती। हम कभी कभी ट्यूब का साइज़ भी बढ़ा देते हैं, अप साइज कर देते हैं उसको, ताकि मोटी ट्यूब डाल दी जाए कि जितनी गंदगी हो सके वो निकल जाए। कभी कभी उसके अंदर लिक्विड भी बाहर से डाला जाता है ताकि वो घुल के थोड़ा सफाई करके निकल आए। लेकिन ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली टाइम परचेज कर रही हैं ताकि 4 हफ्ते का समय किसी तरह से निकाल लिया जाए, ताकि जो सड़ा हुआ पेनक्रियास, इन्फेक्टेड पेनक्रियास है, वो नॉर्मल पेनक्रियास से अलग हो जाए। सर्जरी तो तभी कर सकेंगे ना जब हमें सड़ा हुआ और नॉर्मल अलग अलग दिखेगा, और सड़े हुए को हम हटा पाएंगे। अगर वो छूटेगा ही नहीं तो बहुत कठिनाई वाली बात है, और ऑपरेशन में ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम जल्दी ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो डॉक्टर्स के लिए हैं बेसिकली, लेकिन मेरा वीडियो में आपको ये बताने का औचित्य क्या है। आप समझिए कि जो पेशेंट जिसको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन है, जिसको आईसीयू की नीड है, और उसको 3-4 सप्ताह हो गए एक अस्पताल में, कितना कॉस्ट लग रहा है उसका, और उसके बाद भी डॉक्टर क्लियरली नहीं कह पा रहे कि क्या हम इसको ऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो खुद ही जानते हैं कि 4 हफ्ते से पहले तो सर्जरी ऑफर की ही नहीं जा सकती। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट्स के अटेंडेंट का पेशेंस, उनकी सहनशीलता, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। क्यों? एक तरफ तो पैसा लग रहा है और दूसरी तरफ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट हमारा सुधार की तरफ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मेरा ये अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को ये मैसेज है कि ये बीमारी ही ऐसी है भैया, जिसके अंदर हमें उतना समय गुजारना है, और उस समय में हमारा पेशेंट डिटीरियोरेट ना हो और ज़्यादा दिक्कत में ना जाए इन्फेक्शन की वजह से, तो ट्यूब का मदद लिया जाता है। जैसे ही कुछ पेशेंट्स, आप मानिए अगर 100 पेशेंट्स में हम ट्यूब डालते हैं तो 30-35 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्यूब के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्यूब से ही गंदगी निकल जाती है। लेकिन 60 से 65 पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बाद में आगे ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए हमें ऑपरेशन 4 हफ्ते बाद करना है, पेशेंट हमारा आज से ही बीमार है,
इस दौरान तक वो खाने पीने में भी दिक्कत ले रहा है, खा ही नहीं पा रहा। इतनी सीवियर नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस में भूख तो दूर की बात, पलट देगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पेशेंट के शरीर का, न्यूट्रिशन का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। वो कैसे रख सकते हैं? उसके लिए नोज़ के थ्रू एक ट्यूब डाली जाती है जो कि छोटी आंत तक जाती है, उसको एनजे ट्यूब बोलते हैं। तो मेरे व्यूअर्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है कि इसको कभी भी एक उलझन नहीं मानना कि नाक में ट्यूब डाल दी डॉक्टर ने। ये फीडिंग पोर्ट होता है। अब मानिए एक पेशेंट जिसको हमने 4 हफ्ते तक भूखा रखा हुआ है और उसके बाद इतनी मेजर सर्जरी करने जा रहे हैं, वर्सेस एक पेशेंट जिसको हम खिला पिला रहे हैं 4 हफ्ते तक, फिर सर्जरी करने जा रहे हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स में अंतर तो आएगा ही। तो इसलिए जो नाक में ट्यूब डालना है, एनजे ट्यूब, उसके थ्रू फीडिंग ज़रूर चलते रहना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ 4 वीक्स जब नेक्रोसिस जो है नॉर्मल पेनक्रियास को छोड़ के सड़ा हुआ पेनक्रियास अलग हो जाता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सर्जरी। अब आती है बात सर्जरी की कि सर्जरी में क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल, आज से मान लीजिए 2-3 दशक पहले पूरा पेट खोला जाता था, लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं। जो गंदगी थी, सड़ा हुआ पेनक्रियास था, उसको हटाया जाता था। और एक बार में ये चीज़ पूरी तरह से नहीं होती थी, तो सर्जन्स को पता होता था कि कुछ दिन बाद ये दोबारा करना पड़ेगा। इसको बोलते थे प्लान्ड रीऑपरेशंस, कि हमें पता है कि ये ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। कभी कभी किसी पेशेंट को 3 बार, 4 बार, 5 बार तक भी दोबारा सर्जरी करके नेक्रोसिस निकालनी पड़ती थी। लेकिन जब से ये ट्यूब वाला मेथड डाल के हम लिक्विड कंपोनेंट को ड्रिंक कर पा रहे हैं, तो ऐसा रिकरेंट ऑपरेशंस की जो प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी है, वो काफ़ी कम हो गई है। अब एक बार में ऑपरेशंस करके पूरा जो है नेक्रोसिस निकल जाता है। और इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक टेक्निक के आने से ये काम अब चीरे की ज़रूरत के बिना ही हो जाता है। हम सुराख बनाते हैं पेट में, सुराख बना के औजार डाले और लेप्रोस्कोपी की मदद से सारी गंदगी को एक थैली में भर लिया और निकाल लिया। पेट को खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी ये जो सड़ा हुआ पेनक्रियास है, पीठ की तरफ जो है वो चला जाता है नेक्रोसिस, तो उसमें पीठ में से सुराख बना के कैमरा डाल के वहाँ से सफाई कर ली जाती है। ये सारी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हैं। इसमें पेशेंट को घाव से दिक्कत होती थी। इतना बड़ा जब चीरा लगता था, बार बार ऑपरेशन होते थे, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि उसमें हर्निया भी बन जाता था। तो अब ये समस्याएं जो हैं काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर भी मिनिमल इन्वेजिव हो गए हैं और उसके बाद रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत सारे सेंटर्स, इंटरनेशनल आपको डेटा बताता हूँ कि नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस जिसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, बहुत सारे स्पेशलिटीज़ मिलके भी जब मैनेजमेंट करती हैं, उसके बाद भी 30 से 40% पेशेंट्स को नहीं बचाया जा सकता। ये इंटरनेशनल डेटा है। सो मेरी आप अपने व्यूअर से गुजारिश है कि ये बीमारी ही ऐसी है, इसमें इम्पेशेंट नहीं होना है। फाइनेंशियल कॉस्ट तो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट होती है, पता ही है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें संयम रखना है। ऐसा नहीं है कि आज इस हॉस्पिटल में इलाज कराया, 2 दिन बाद दूसरे में चले गए, 2 दिन बाद किसी और में चले गए। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी जाएंगे मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल यही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। आई होप कि जो मैंने ये बातें बताई कुछ हद तक मेरे पेशेंट्स को समझ में भी आई होंगी, व्यूअर्स को भी समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।